रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में। हाँ 30 डॉक्टर के सापेक्ष 17 डॉक्टर हैं और बहुत ही सही पद खाली है। हालत बहुत ख़राब है क्योंकि करीब शहर है, ज़्यादातर लोग वहीं पे डिपेंड है, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और बहुत सी व्यवस्था ऐसी है कि एक डॉक्टर कुछ लिखता है तो दूसरा उसको रिजेक्ट कर देता है। ऐसा है कि इसके बारे में आज जो हमारी समीक्षा बैठक हुई थी तो उसमें सीएमओ ने भी जानकारी उसमें दी थी, डॉक्टर्स की कमी है। लेकिन ये कमी केवल यही रामपुर में ही नहीं है, ऑल ओवर यूपी है। उत्तर प्रदेश में ही डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टरों की कमी क्यों है? क्योंकि पहले हमारे मेडिकल कॉलेजेस भी कम थे, तो हमारे लड़के इतने नौजवान नहीं निकल पा रहे प्रशिक्षित होकर जिनको हम रोजगार दे सकें, तो उसकी वजह से गैप बना हुआ है। हम लोगों को रखते हैं, अभी पूरी छूट दे दी गई MBBS डॉक्टर्स की, वॉक इन इंटरव्यू करके और उनको रख ले। अभी भी मेरी बात हुई सीएमओ से, हमने कहा वॉक इन इंटरव्यू करके MBBS डॉक्टर्स को तुरंत रख सकते हैं और जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उसको उत्तर प्रदेश वहाँ लखनऊ से रखने का प्रोविज़न है। उनको अच्छी मतलब एक तरीके से वो दिया जा रहा पैसा कि 4 लाख 5 लाख विशेषज्ञ डॉक्टरों को तो दिया जा रहा है, इसके बावजूद भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये विशेषज्ञ डॉक्टर्स और डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से ये परिस्थितियाँ हैं। लेकिन इसको समाधान के लिए मैंने नोट कर लिया। मैं लखनऊ जाकर जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे बात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा और जो संभव हो सके करेंगे। वैसे यहाँ पर स्थानीय स्तर पर समाधान के लिए वॉक इन इंटरव्यू करा के उनको अनुमति दी गई कि वॉक इन इंटरव्यू कराइए, डॉक्टर्स को रखिए। सर एक छोटा सा सवाल और है कि छोटा सा, आजम खान ने एक इंटरव्यू में आपने ये कहा कि जेल में मैं नींबू का अचार खा के रोटी खाया करता था क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत से मैं सतर्क हो गया था। मुख्तार अंसारी की मौत नेचुरल नहीं हुई थी वहाँ पे, क्या ऐसा क्या मतलब था कहने का? देखिए ऐसा है कि ये सब चीज़ें क्यों कह रहे हैं, पॉलिटिकल चीज़ें, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन ना तो किसी को वहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं हैं, कोई एक व्यक्ति चाहे किसी को पॉइजन दे देना, कुछ करना, ये संभव नहीं है। पूरी तरीके से हमारा जो कानून व्यवस्था है और कानूनी कार्रवाई जिस तरीके से भोजन मिलना चाहिए वही भोजन पूरा परीक्षण करने के बाद कैदियों को दिया जाता है। और वहाँ पर ये सब बेवजह की बातें बनाई, इसमें कोई दम नहीं। मैं इसको सिरे से खारिज करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। आज 30 सितंबर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, सहकारिता विभाग और रामपुर के प्रभारी मंत्री JPS राठौर रामपुर में मौजूद थे। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और उसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुए। मुख्यतः ये प्रेस कॉन्फ्रेंस GST कम किए जाने पर जो हर्षोल्लास का माहौल है देश के अंदर, उसको लेकर बुलाई गई थी। JPS राठौर ने इसी मुद्दे से लेकर शुरुआत की, लेकिन पत्रकारों ने उनसे विभिन्न मुद्दों पर बहुत से सवाल किए जिसके उन्होंने बेबाक जवाब भी दिए। किस प्रकार के सवाल जवाब हुए उसकी ख़ास झलकियाँ तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, लेकिन जो ख़ास सवाल रहे उसमें एक सवाल किसी ऐसा था, उन्होंने पूछा था कि कुछ दिन पहले एक वीडियो आई है सामने जो रामपुर के स्वारटंडा के विधायक हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां किया है और जिस पार्टी से हैं वो आपकी सरकार की समर्थित पार्टी है, कि उनका दर्द है कि रामपुर ज़िलाधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, उनका फ़ोन नहीं उठाते। और इस पर जो उन्होंने जवाब दिया वो भी आप सुनेंगे। और इसके साथ ही ये भी पूछा गया उनसे कि आज़म खान ने अभी जेल से बाहर आने के बाद में एक बयान दिया है कि वो नींबू का अचार बनाकर उससे रोटी खाया करते थे जब उन्हें ये मालूम हुआ था कि मुख्तार अंसारी वगैरह की किस तरह से वहाँ पे मौत हुई है। तो उस पर उनसे पूछा गया था कि ये नींबू के अचार से जो रोटी खाते थे तो क्या कुछ खतरा, उस पर जो उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प जवाब। बहरहाल देखें ये छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये छोटी सी क्लिप, और बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। व्यक्ति जो करता है तो अभी लगता है कि इसने गलत किया है तो उतना उसको सज़ा मिलती है। जब सज़ा पूरी हो जाती है तो बहुत से लोगों को जमानत मिलती है, कोई उनको अलमेली जमानत तो मिली नहीं। बहुत से लोग जेल में जाते हैं और उसके बाद जमानत भी मिलती है। तो जमानत जैसे बाकी लोगों को मिली है उनको भी मिल गई। कैसा मौका दिया जाए? ये सुधरने का मौका देने वाले हम कोई नहीं है। हाँ, वो कोई ऐसा नहीं है। और बाकी जो कोई जो जैसा करता है तो उसको समझ में खुद आ जाता है कि लगाम लगेगी। 8 दिन विकास भवन के अंदर सहकारी समिति के कर्मचारी धरने पर बैठे थे और उन्होंने एक हलफनामा भी दिया जिसके अंदर उन्होंने AR कोऑपरेटिव
गणेश गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लिखे, आपसे मिले भी हैं, उसमें क्या कार्रवाई हुई है, किस तरह कर रहे हैं सर? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करेगा उसकी प्रॉपर जांच करा के उसको दोषी को दंडित किया जाएगा। और वैसे ही हो रही है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी उनकी शिकायत को नहीं सुने जा रही उनकी, इसको लेकर क्या मानते हैं, क्या नाराजगी होगी? देखिए, ऐसा शिकायत तो सबको रहती है, लेकिन उन्होंने, मैं तो प्रभारी मंत्री हूँ जी, और उनका चुनाव भी मैंने पूरा लड़ाया है, उनको जिताने का भी काम किया। उनसे जरा पूछिए कि कभी उन्होंने मुझे अवगत कराया इसी समस्या से, वो अवगत कराए ना। वो सीधे सीधे मीडिया में या सोशल मीडिया में कहना ये कितना उचित है? उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वाह किया। भाई कोई बात है तो मुझे बताना चाहिए उनको, मैं समस्या का उनकी समाधान करूंगा, लेकिन फिर भी आपने बताया है, मैं बातचीत करके इसको समाधान करेंगे। निश्चित रूप से प्रशासन बहुत संवेदनशील है, विधायक नहीं, छोटे छोटे व्यक्ति की भी सुनवाई हो रही है। आप जाइए, हमारे डीएम और कप्तान साहब कहीं किसी की ना सुन रहे हो, जनता में तो ऐसी बात नहीं है। तो जब जनता में नहीं है तो विधायक कैसी शिकायत कर रहा है, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है। मंत्री जी, आई लव मोहम्मद का इस समय जगह जगह दंगा हो रहा है, उसके बाद अब आई लव महादेव चल रहा है, क्या कहेंगे? क्या एक हिंदू मुस्लिम के मतलब ट्रेंड चल रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ऐसा है कि ये चीज़ें तमाम लोग ऐसे समाज में शुरू कर देते हैं और आई लव मोहम्मद से किसी को तकलीफ नहीं है और अच्छी बात है, सब लोग अपने इष्टदेव पे जयकारे लगाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जब चीज़ें शुरू होती हैं सरतन से जुदा, तो वो उसके पीछे की जो बाई प्रोडक्ट है तो वो तकलीफ देता है, वो समाज में वैमनस्यता पैदा करता है, वो समाज में दहशत पैदा करता है और ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। और बाकी पूरी धार्मिक सबको आज़ादी है, कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और कोई आई लव महादेव कहता है तो भी किसी को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य जो जीएसटी में कटौती हुई, कटौती क्या, इसको महाकटौती कहिए, इसको लेकर जिस तरीके का वातावरण पूरे देश में है, उल्लास का, आनंद का, तो उस परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों के साथ संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। और मैं कहना चाहता हूं कि जीएसटी को घटाकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 140 करोड़ लोगों को दीपावली का उपहार दिया है। और इससे पहले आप सोचे तो होली से पहले उन्होंने इनकम टैक्स को कम करके होली पर एक उपहार देने का काम किया और उसके बाद जीएसटी दूसरी बार बहुत बड़ी कटौती करके जनता को उपहार देने का काम किया है। इससे आम लोगों के जीवन में समृद्धि आएगी और व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा। और जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक, तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना योगदान देगा। वहीं दूसरी तरफ आप समझते हैं कि कांग्रेस के राज में किस तरीके से महंगाई की चर्चा होती थी, मुद्रास्फीति की चर्चा होती थी। आज आप देख सकते हैं कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।